इज फिक्स। ये क्वांटम केमिस्ट्री का डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो आपको एक वेव फंक्शन दिया हुआ है साई इक्वल्स टू एन आर 6 माइनस जेड आर। एक्चुअली ये इक्वेशन देख के बहुत सारे बच्चे ट्राई ही नहीं करते हैं, लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये बोला एक वेव फंक्शन है जो हाइड्रोजेनिक, ठीक है। तो ये बता दूं कि फॉर हाइड्रोजेनिक फंक्शन n इक्वल्स टू 3 होता है एंड l इक्वल्स टू 1 होता है। तो l हमको क्या बताता है? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, ठीक है। तो एंगुलर नोड्स कितना है? 1। तो इसका मतलब क्या हो गया? हाइड्रोजेनिक वेव फंक्शन का एंगुलर नोड्स कितना होता है? 1 होता है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका देखिए सी जो है वो करेक्ट है। सी जो ऑप्शन था वो करेक्ट है। तो आपको इन और इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना है। फिर चलिए हम लोग रेडियल नोड फाइंड करते हैं। तो रेडियल नोड नंबर ऑफ रेडियल नोड फाइंड करने का फॉर्मूला है n माइनस एल माइनस 1। तो 3 माइनस 1 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो आपका लिखा है 2 रेडियल नोड्स आर प्रेजेंट। तो ये ऑप्शन जो बी है वो इनकरेक्ट है। तो आपका जो सही आंसर था इसका ऑप्शन बी था। फिर आपको पता है सी साई का वैल्यू 0 होता है इन एक्स वाई। ये करेक्ट है एक्स वाई प्लेन, और ये भी करेक्ट है। ये तो ए हो गया, ये ऑप्शन करेक्ट है। और डी ऑप्शन जो था कि एटॉमिक नंबर बढ़ने से साइज घटता है, ये भी सही है। एटॉमिक नंबर अगर बढ़ेगा, नंबर अगर इंक्रीज होगा तो साइज घटेगा, ये भी ऑप्शन सही है। तो इस चारों ऑप्शन में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो ऑप्शन नंबर बी था, क्योंकि नंबर ऑफ रेडियल नोड 2 नहीं होता है, 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 27 आया था। तो बेसिकली एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था जहाँ पर आपको प्रेशर इन बार्स निकालने बोला था, और जो गैस उन्होंने दिया था वो कार्बन डाइऑक्साइड था। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बेसिकली ये वंडरवाल इक्वेशन का क्वेश्चन था। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले वंडरवाल इक्वेशन का इक्वेशन लिखा है, आप ये देख सकते हैं। फॉर 1 मोल ऑफ गैस लिख दिया। अब जो जो वैल्यू आपको दिया, ए और बी का वैल्यू फॉर CO2 गैस कांस्टेंट दिया हुआ था, मैंने वहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर वॉल्यूम आपको बताया हुआ था 15 लीटर, मतलब कि 1.15 लीटर है, तो मैंने वो पुट कर दिया सब जगह। गैस कांस्टेंट का वैल्यू भी पुट कर दिया। टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको मैंने सॉल्व किया था 0.11 आया, सब कुछ सॉल्व किया। सिंपली आपको सॉल्व करते जाना था। तो आपका जो इसका आंसर आएगा वो आता 64.58 बार्स। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। तो इस तरह से अगर आपको वंडरवाल इक्वेशन अगर आपने प्रैक्टिस किया है इस पे न्यूमेरिकल, तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व कर सकते थे। 28 ये बेसिकली डायरेक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन था। तो उसने बोला था कि ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन के बीच में अगर ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा तो स्लोप का क्या ट्रेंड होगा। तो चलिए आइए देखते हैं। तो आपको पता है ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फार्मूला होता है, इसको पाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू CRT। तो अगर इसको प्लॉट करेंगे पाई वर्सेस सी, तो आपका कैसा स्लोप होगा? ऑब्वियस है, ऑरिजिन से एक स्ट्रेट स्लोप होगा, मतलब कि एक ग्राफ प्लॉट होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, और इसका स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा? इक्वल टू RT, हाँ कि ना। सो इससे हमको क्या मिला? जैसे जैसे टेम्परेचर मेरा इंक्रीज होगा देन हमारा स्लोप ऑफ कर्व क्या होगा? वैसे वैसे बढ़ेगा। तो इस हिसाब से जो मेरा राइट ऑप्शन था, या इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा मेरे हिसाब से, वो होगा ऑप्शन ए। 9 जो था आपका नेक्स्ट इक्वेशन का क्वेश्चन था, जहाँ पर बोला था कि आपका Fe3+ जो है, मतलब एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है जो सॉल्यूशन कंटेनिंग Fe3 और Fe2+ में हो रहा है। तो मैंने उसका एक मतलब कि रिडॉक्स रिएक्शन लिख दिया है, जहाँ पर रिडक्शन ऑफ Fe3+ हो रहा है टू Fe2+, ठीक है। तो आपको Fe2+ का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.1 मोलर, और बोला कि Fe3+ का कंसंट्रेशन 1 मोलर हो जा रहा है, ठीक है। ये आपका कंडीशन दिया हुआ है। तो आप ऑब्वियस है
Fe3 प्लस Fe2 में आप कितना इलेक्ट्रॉन का मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो n का वैल्यू भी 1 हो गया। तो चुपचाप आपको इस नस्ट इक्वेशन लगा देना है। तो ई सेल इज इक्वल टू ई सेल, ये पूरा सेल रिएक्शन हुआ, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन, तो उसके लिख दिया ई नॉट सेल माइनस 0.059 एन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट क्या है Fe2 प्लस का कंसनट्रेशन और Fe3 प्लस का कंसनट्रेशन। तो ई नॉट सेल आपका दिया हुआ है, बोल दिया 0.77 वोल्ट आपका दिया हुआ है, मैंने पुट कर दिया। एन का वैल्यू 1 है, लॉग 0.1 से 1 मोलर दे दिया है। इसको सिंपली कैलकुलेट करना था तो आपका जो आंसर आता मतलब कि सेल पोटेंशियल Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का वो कुछ इस तरह से आता 0.829 वोल्ट। तो ये आपका सही आंसर था। आपका डायरेक्ट सॉलिड स्टेट से क्वेश्चन था, वहाँ पर आपको मॉलिब्डेनम का क्रिस्टल बोला था, बीसीसी स्ट्रक्चर का है, और बोला था डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपको पता है मॉलिब्डेनम का एटॉमिक वेट 96 ग्राम पर मोल होता है। तो बीसीसी लैटिस है तो इसका जेड वैल्यू 2 होगा। एज लेंथ आपको दिया हुआ था 0.314 नैनोमीटर, तो मीटर में इतना हो जाएगा, इंटू 10⁻9 मीटर्स होता है। ठीक है, डेंसिटी का फॉर्मूला अब चलिए देखते हैं। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता है जेड इंटू एम बाई ए क्यूब इंटू एन नॉट, मतलब एवोगाड्रोस नंबर। जेड आपको पता है 2, मोलर मास सॉरी एटॉमिक मास पता है 96 ग्राम पर मोल। एज लेंथ आपको पता था इतना में, तो उसका होल क्यूब कर देंगे। एवोगाड्रोस नंबर पता है 6.023 इंटू 10⁻23, तो इसको मल्टीप्लाई 192 आया, पुट कर देंगे वैल्यू, फिर इसका क्यूब होगा तो -27 हो जाएगा, और बेस आर सेम पावर आर एडेड तो आपका 10⁻5 बचेगा, और इसको जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1.86 आता है। ठीक है, तो 192 बाई 1.86 कीजिएगा तो आपका कुछ इस तरह का वैल्यू आएगा 10322,580 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको केजी पर मीटर क्यूब करना था, तो सिंपली आप यहाँ से जब इसको ये करेंगे केजी पर मीटर क्यूब करेंगे तो आपका इतना आएगा 10322.5 केजी पर मीटर क्यूब। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कर सकते थे, और यही आपका आंसर 31। तो मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू स्टेट का फॉर्मूला होता है डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन टू स्टेट। क्या फॉर्मूला होता है आपको याद ही होगा, Ni by Nj इज इक्वल्स टू e टू द पावर ei माइनस ej बाई kt। ठीक है, तो दोनों तरफ n लॉग ले लेंगे तो ln ni बाय nj इज इक्वल्स टू del e बाई kt। ठीक है, और आपको सब वैल्यू दिया हुआ है, एनर्जी डिफरेंस दिया 9.2 × 10⁻6 वो बताया हुआ है, मतलब कि तो रेशियो बताया हुआ है दोनों का, टेम्परेचर बताया हुआ है। तो पुट कर देना था ln 9.22 इंटू 10⁻6, डेली आपको निकालना है डिस्टेंस दोनों का। के का वैल्यू दिया हुआ है पता है आपको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट फर्स्ट पेज पे दिया रहता है, एवोगाड्रोस नंबर भी दिया हुआ है। ठीक है, इंटू 300, इसको सॉल्व करना था। तो डेली इक्वल टू आपका जो आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 6.036 इंटू 1.38 इंटू 6.023 इंटू 10⁻³ इंटू 300। ये सब प्रैक्टिस करने का क्वेश्चन है। तो आपका आएगा 39.9 जो राउंड अप करने के बाद आएगा किलो जूल पर मोल। तो इसका जो मेरे हिसाब से सही आंसर होगा वो कुछ 40 किलो जूल पर मोल होगा। 32 ये पूरा कार्नट हीट इंजन क्वेश्चन था। तो आपको पता है इफिशियंसी ऑफ कार्नट साइकिल क्या होता है, 1 - T2/T1। आपको इफिशियंसी दे दिया है 55%, हाँ कि ना, मतलब क्या हो गया, दैट इज इक्वल टू 0.55। और क्वेश्चन में बोला है कि टेम्परेचर रिजेक्टेड ऑफ द रिजेक्टेड स्टीम, मतलब कि T2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 105, तो केल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए, सॉरी तो कितना हो गया 378 केल्विन। ओके, अब डायरेक्ट पुट कर दीजिए इस वैल्यू को, तो n का वैल्यू कितना है
0.55 इज इक्वल टू 1 माइनस 378/T1। आपका T1 का वैल्यू निकालना है, हाँ कि ना। चलिए सॉल्व करते हैं। दैट इज 0.55 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 378/T1। दैट इज माइनस 0.45 इज इक्वल टू माइनस 378/T1, हाँ कि ना। दैट इज T1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 378/0.45, दैट इज अराउंड 840। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 840 केल्विन आएगा। तो T1 का जो वैल्यू आया, जो आपको पूछा था कि एब्सोल्यूट इनपुट स्ट्रीम का एब्सोल्यूट टेम्परेचर बताओ, दैट इज 840 केल्विन। 33, आइए सॉल्व करते हैं। एक्चुअली याद रखने वाला क्वेश्चन था। एक्चुअली आपको पता है केमिकल पोटेंशियल और एंट्रोपी के बीच में आपको याद होगा इक्वेशन del U by del T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू -S, हाँ कि ना। तो अगर इस हिसाब से आपको ये कर्व याद होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं। ये ऐसा था, केमिकल पोटेंशियल वर्सेस टेम्परेचर के बीच में जो होता है वो आपको पता है, ऐसा कुछ होता है, हाँ कि ना। दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, कि ना। इसको अगर देखें तो आपको याद होगा गैस, तो आपको यही कर्व इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है और आपका मैच कर जाएगा, आंसर मैच कर जाता। दैट इज़ हम लोग इस एंड को लेंगे, दैट इज़ ऐसा कुछ होगा। सॉरी, मैं थोड़ा ड्राइंग में थोड़ा अच्छा से बनाता हूँ। ऐसे था, तो इस हिसाब से आपका जो कर्व मैच करेगा वो कौन सा करेगा, ऑप्शन ए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर था वो था ऑप्शन ए, करेक्ट। और आपको हीट ऑफ फ्यूजन या इंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न दिया हुआ था, दैट इज़ सॉलिड से लिक्विड जा रहा है। फ्यूज़न मतलब सॉलिड से लिक्विड, इसका वैल्यू दिया हुआ है। del H1 इज दिया हुआ है कितना, 6.01 किलो जूल पर मोल। और आपको इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन भी दिया हुआ है, मतलब कि लिक्विड टू गैस स्टीम बन रहा है। del H2 का वैल्यू भी दिया हुआ था, दैट इज़ 44.83 किलो जूल पर मोल। तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन पूछा था, दैट इज़ H2O सॉलिड डायरेक्ट टू गैस जाएगा। एक्चुअली आपको ये पूछा था। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो मतलब कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस हो गया, मतलब कि इक्वेशन 1 और 2 को अगर ऐड कर दे दैट इज सब्लिमेशन। दैट इज इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन क्या हो जाएगा, H1 प्लस H2 हो जाएगा, और क्या। तो ऐड कर देना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। थोड़ा अगर कोई कॉमन सेंस भी अप्लाई करे तो इसमें आसानी से मार्क्स वो स्कोर कर सकता था। दैट इज़ ऑलमोस्ट 50.84 किलो जूल पर मोल। तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो 50.89 किलो जूल निकलेगा। नंबर 35 का जो राइट आंसर है वो एक्चुअली अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे एस के 1.4, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बॉन्ड एंगल का 175 से 180 डिग्री में लाई करेगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो, क्योंकि ये जो ऑर्बिट है या ऑर्बिटल होगा वो SP होगा, SP ऑर्बिट। तो इसका राइट आंसर होगा 170 to 180। तो इसका सॉल्यूशन जानते हैं। 3BCl3 प्लस 3 अमोनियम क्लोराइड को जब हम लोग 140 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो आपको याद होगा, ये देखिए आपका जो प्रोडक्ट बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसका नाम है 135 ट्राईक्लोरोबोराजीन। आपको याद होगा, मैं रिवाइज करा देता हूँ।
यहाँ पर सब जगह Cl बोरोन पे, और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा रहता है, इसका नाम होता है 135 ट्राइक्लोरो बोराजीन। और जब इसको हम लोग NaBH4 के प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं तो सब Cl रिप्लेस हो जाएगा, और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा बोराजीन। ठीक है, तो इसका जो आपका राइट ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए 37। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट निकालना है 1G के लिए। तो 1G के लिए जो आपका L वैल्यू है वो कितना होगा, आपको पता है 4। तो इसी हिसाब से पॉसिबल L वैल्यू कितना होगा, सॉरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर L तो पता है +-4 +-3 +-2 +-1 और 0। और आपको 1 दिया हुआ है तो इससे आप स्पिन क्वांटम निकाल सकते हैं 2s + 1 = 1, तो s = 0। तो इस हिसाब से आपका जो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है, बेसिकली टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स वो क्या होगा, इस केस में s = 0 के केस में क्या हो जाएगा, इट इज़ इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ ml। काउंट कर दीजिए, 2 यहाँ पर +-2 हुआ, 2 4 2 6 2 8 1 10 सॉरी 1 9, तो आपका टोटल नंबर माइक्रोस्टेट कितना हो गया 9। तो इसका जो सही आंसर मेरे हिसाब से था वो था 9 8। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। बोला था कि आपको ऐसा प्रोटॉन खोजना है जो एक ही कार्बन पे बिलोंग करता है लेकिन वो दो तरह डिफरेंट स्प्लिटिंग पैटर्न दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा था कि आप उस कार्बन को उस कार्बन को खोज निकालिए जिस पे जो दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, तो अब आइए ए ऑप्शन CH3, देखिए ये एक ही तरह का टेंडेंसी के ग्रुप से जुड़ा हुआ। बी देखिए CH3 CH2, ये डैश था CH2 OCH3। तो देखिए ये +I ग्रुप है और ये एक -I ग्रुप, हाँ कि ना। तो ऑब्वियस है कि इस प्रोटोन पे जो इस कार्बन पे जो प्रोटोन है वो दो डिफरेंट स्प्लिटिंग पैटर्न दिखाएगा। तो इसका जो सबसे बेस्ट करेक्ट आंसर था क्वेश्चन नंबर 38 का, मेरे हिसाब से वो था ऑप्शन बी। आपको बेसिकली ऐसा कार्बन खोजना था, सेंटर खोजना था जो दो डिफरेंट मतलब कि तो आपको 4 डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिया था, उसमें पूछा था इन चारों में से बताओ किसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जॉन टॉयलर डिस्टॉर्शन होने वाला है। तो ये बहुत ही बोल सकते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जिसको आइए हम लोग समझते हैं इसके पीछे क्या कंसेप्ट था। तो बेसिकली जब भी आपको ऐसा दिया रहेगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, जो सेंट्रल मेटल एटम है जैसे ट्रांजिशन मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लीजिएगा। तो आपको पता है ये 3D1 सिस्टम है। फिर दूसरा है जैसे मान लीजिए क्रोमियम है, क्रोमियम भी था, ये कैसा सिस्टम है, आयरन कोबाल्ट निकल का, मतलब ये 24 इसका कन्फिग, तो ये कैसा हो गया, ये आपका 3D4 सिस्टम है। फिर आता है कोबाल्ट, तो कैसा है 27 होता है, तो ये कैसा है 3D7, और आयरन 26 होता है तो D6 सिस्टम है, तो 3D6 है। तो इसको अब मैं T2GEG के फॉर्म में लिखूंगा तो ये कैसा है T2G1 से, तो कलर चेंज कर लेता हूँ, तो इसका T2GEG के फॉर्म में, तो ये कैसा गया T2G1, ये कैसा हो गया T2G1 सॉरी 3EG1, 4 है ना, ये होगा T2G5
Eg2 और ये होगा T2G4 Eg2, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा इसमें जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, तो ये तो कट गया। अब ये तीनों में जॉन टेलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्योंकि सब में Eg में इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और हर समय याद रखिएगा कि T2G ऑर्बिटल में जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है वो वीकर होता है एज कम्पेयर टू Eg। तो आपका जो जॉन टेलर डिस्टॉर्शन को डिफाइन करने वाला जो एनर्जी लेवल है वो Eg है, ठीक है। तो गौर कीजिए इस दोनों कॉम्प्लेक्स में आपका Eg जो है सिमेट्रिकली फील्ड है, लेकिन ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, हाँ कि ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसमें जो होगा, इन तीनों में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, लेकिन इस वाले कॉम्प्लेक्स में आपका स्ट्रॉन्गेस्ट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन था वो था ऑप्शन ए। क्रोमियम में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन आपको देखने को मिला। क्वेश्चन नंबर 40, तो यहाँ पर आपको 4 कॉम्प्लेक्स दिया होता और पूछा था कि बताइए इन चारों में से वो कौन सा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पर हाईएस्ट मतलब कार्बोनिल स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी है, इसके बारे में पूछा था, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को याद सॉल्व करने का सबसे अच्छा शॉर्टकट है कि मेटल, सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए कि मेटल के टाइम, सेंट्रल मेटल के टाइम पे क्या चार्ज है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंट्रल मेटल के टाइम पे +1, यहाँ 0, यहाँ -1 और यहाँ -2 है, ठीक है। तो इसका सबसे आसान तरीका है, अगर इसे शॉर्टकट में बताऊँ, हर समय याद रखिए हायर द पॉजिटिव चार्ज ऑन metal cation, higher will be the स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो याद रखिएगा पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा मेटल कैटायन पे तो उसी हिसाब से आपका स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी भी बढ़ता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था, या इस क्वेश्चन का मेरे हिसाब से जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन ए, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीज के ऊपर +1 चार्ज है, बाकी सबका चार्ज घट रहा है, 0, -1, -2। तो ऑब्वियस इसमें सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो मैग्नीज का कॉम्प्लेक्स में सबसे ज़्यादा CO स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी दिखेगा। तो यहाँ पर आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, टिटेनियम का 3 कंपाउंड दिया हुआ था, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड दिया उसका पूछा था। तो हर समय याद रखिए ये 2 अगर आपको शॉर्टकट याद है या ये आपको रूल हर समय याद रखना है, इससे आप इस तरह क्वेश्चन को आसानी से फ्यूचर में सॉल्व कर सकते हैं। हर समय पहला नियम है कि अगर याद रखिए हायर द बीटा हाइड्रोजन या बीटा पोजीशन प्रोटॉन लेसर विल बी द स्टेबिलिटी। अगर बीटा पोजीशन पे आपको प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा है तो सब लीस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा। दूसरा ये सोचना है कि अगर वो कंपाउंड का लिगेंड ज़्यादा ही बल्कि है, स्टेरिकली मोर हिंडर्ड है, वो कंपाउंड उतना स्टेबल होगा, ठीक है। जैसे आपको पहला था कॉम्प्लेक्स Me, सॉरी इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ CH3 और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, बाकी को यहाँ रख देता हूँ। दूसरा कॉम्प्लेक्स था Ti, यहाँ पर लिख देता हूँ Et3 और यहाँ पर एक बना देता हूँ। और तीसरा था ऐसा कुछ CMe3 CH2 कर देता हूँ, एक को ड्रॉ कर देता हूँ, एक ऐसा था। तो पहला रूल क्या है, हायर द बीटा प्रोटॉन हायर विल द लेसर विल द स्टेबिलिटी। तो इन तीनों में किसके पास बीटा प्रोटॉन है, तो देखिए इसके पास अल्फा बीटा, इसके पास सिर्फ अल्फा, ये अल्फा कार्बन ये बीटा, तो इसी के पास प्रोटॉन है, तो ये लीस्ट स्टेबल होगा, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल। इसमें आइए इसके पास प्रोटॉन लेंगे, इसके पास स्टीरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, तो ये मोस्ट स्टेबल। और इसके पास सिर्फ अल्फा कार्बन पे स्टेबल है, तो हर समय अगर बीटा के बाद अल्फा का स्टेबिलिटी ऑर्डर आता है तो ये होगा बीच में, तो इन बिटवीन। तो इस हिसाब से जो आपका ऑप्शन हमको सही लग रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी, ये सबसे स्टेबल, फिर ये, फिर ये।
तो इसमें जो सबसे सही ऑर्डर था आपका वो था ऑप्शन डी, दैट इज़ TiCH2CMe3, इसके बाद TiMe4, उसके बाद TiET4। नंबर 42, तो इसमें बेसिकली आपको हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट वाला कॉम्प्लेक्स खोजना था। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू क्या होता है, NN+2 तो मैंने चारों कॉम्प्लेक्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। तो आपको पता है निकल जो है D8 सिस्टम है, तो 8 इलेक्ट्रॉन और Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड पेयरिंग हो जाएगा, तो इस पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होगा। फिर इसमें आइए आयरन, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है। कॉपर में भी 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, कोबाल्ट में 0 है, तो ये दोनों में नहीं है। अब इन दोनों में दोनों के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसका जो ऑप्शन था वो ऑप्शन बी करेक्ट था, ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट है इससे सी से, क्योंकि आपके पास न्यूक्लियस से जितना सामने आपका इलेक्ट्रॉन होगा और वो अनपेयर्ड होगा, उसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो फार बिहाइंड। तो यहाँ देखिए ये इस ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये इस तो न्यूक्लियस से ये नज़दीक है, तो ऑब्वियस इसके चलते जो मैग्नेटिक मोमेंट पैदा होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था वो ये था। तो मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 43, तो आपको एक कंपाउंड दिया है MnCr2O4, तो इसमें मैग्नीशियम +2 में है और क्रोमियम आपका अगर देखा जाए तो +3 में है, कि ना। तो ये आपका एक स्पिनल है, किस तरह का स्पिनल, नॉर्मल स्पिनल, ठीक है। Mn2+ आपका कैसा सिस्टम है, तो ये आपका D7 सिस्टम है। सिमिलरली क्रोमियम +3 में D8 सिस्टम है, और आपको नहीं D8 नहीं D3 है, सॉरी D3 सिस्टम, 24 होता है ना, D3 सिस्टम। तो ये हर समय याद रखिएगा, D7 जो सिस्टम होता है वो हर समय ट्राई करता है आपका किस तरह का ज्योमेट्री प्रेफरेंस लेता है, वो आपका टेट्रावेलेंट या टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेता है। और आपका जो D3 या और D8 भी याद रखिएगा, वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री प्रीफर करता है, ठीक है। तो चलिए इसका CFSE निकालते हैं। तो D3 क्रोमियम के लिए निकालते हैं। तो ऑक्टाहेड्रल आपको पता है कैसा होता है, इस तरह से स्प्लिट होता है T2G और EG में। तो D3 है, तो तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो 0.4 होता है माइनस में, और ये +0.6। तो इसका जो आपका CFSE हुआ वो कितना हो गया, 3 इंटू -0.4 इंटू 3 दैट इज़ -1.2, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ -dq। सिमिलरली Mn2+ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रीफर करता है, तो ये जस्ट रिवर्स हो जाएगा, T2G आपका ऊपर चला जाएगा और EG नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका 4 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ 3 होगा, क्योंकि यहाँ +0.4 है या -0.6 है। तो कर लीजिए इसका CFSE कितना होगा, तो आप कीजिएगा 4 इंटू -0.6 मल्टीप्लाई +3 इंटू 0.4, तो इसका भी जो वैल्यू आएगा दैट इज़ 1.2 दैट इज़ -12 dq, हाँ कि ना। तो आपका जो नेट CFSE होगा पूरा कंपाउंड के लिए, नेट CFSE क्या होगा, दोनों का सम कितना हो गया, -1.2 प्लस 1.2 माइनस सॉरी दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा, तो -1.2 दैट इज़ -2.4 दैट इज़
24 DQ। इसका जो राइट आंसर था वो था कि ये जो कंपाउंड है एक नॉर्मल स्पिनल है और इसका जो स्प्लिटिंग वैल्यू है CFSE का नेट वो है -24 DQ। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो ऑप्शन सी था। सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी। फोर्टी सिक्स। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया होता, तो जब भी आपका इस तरह का कंपाउंड सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो आपको याद रखना है कि आपका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो कीटीन बनेगा। और जब आप इस इंटरमीडिएट को हीट कीजिएगा, ठीक है, तो आपका क्या होगा, आपका कुछ इस तरह का रिएक्शन होगा। और आपका मतलब क्या होगा, हीट करने पे थर्ड पोजीशन 3 कार्बन और ये 3 कार्बन अपने जुड़ जाएगा, तो ये इसको हम लोग 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट भी बोलते हैं। तो आपका रिंग ओपनिंग यहाँ पर होगा और आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से बनता है इसमें। तो इस क्वेश्चन का जो आपको सही आंसर यहाँ पर पिक करना था वो क्या करना था, वो करना था आपको कि फर्स्ट आपका कीटीन इंटरमीडिएट बनेगा, फिर 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। तो इसमें जो सही ऑप्शन था आपका वो था ऑप्शन डी मेरे हिसाब से। तो आपको यहाँ पर एक रिएक्शन दिया हुआ था और उसमें एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना था। तो आइए इसका मैकेनिज्म जानते हैं। तो आपको देखिए दोनों डाइन है, तो यहाँ पर आपका 2,4 डायल्डर्स रिएक्शन होने वाला था क्योंकि हमने हीट करना है। तो आपका जो पहला एक्स बनता ये बनता कुछ इस तरह से। फिर जब आप इसमें रेनी निकल डालेंगे तो आपको पता है रेनी निकल क्या करता है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन पर रिडक्शन कैटलिस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये जो आपका लिगेंड है इसको हटा देगा और रिड्यूस कर देगा। तो आपका कुछ इस तरह वाई आपका ये बनेगा और ये इस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो एक्स ये होगा और वाई आपका यहाँ पर ये बनने वाला था। तो इसका जो आप देखिए राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए करेक्ट। थ्री। यहाँ पर आपको एक ऑर्गेनिक रिएक्शन दिया हुआ था और आपको एक मेजर मतलब आपको मेजर प्रोडक्ट का मतलब कि आइडेंटिफाई करने का बोला गया था। तो बेसिकली ये जो रिएक्शन है एक डायल्डर्स टाइप रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको TiCl4 भी दिया हुआ है। तो TiCl4 बेसिकली एक लुईस एसिड है, यहाँ लुईस एसिड का काम करेगा जो आपके डाइनोफाइल को, जो यहाँ पर डाइनोफाइल है आपको उसको वो एक्टिवेट करने में हेल्प करेगा। सो बेसिकली यहाँ पर कुछ इस तरह से रिएक्शन होगा, ये इधर जाएगा और ये इस तरफ आएगा। तो आपका जो मेजर प्रोडक्ट इसमें बनेगा ये कुछ इस तरह से बनेगा। सॉरी, और ये जो होगा आपका CO2Me ये नीचे की तरफ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर समय याद रखिए जब भी आपका कोई लुईस एसिड रहता है तो वो डाइनोफाइल को एक्टिवेट करता है, क्योंकि अगर इसको ऊपर रखेंगे तो यहाँ पर आपका रिपल्सन पैदा होगा इस एंगल से। तो हर समय याद रखिएगा लुईस एसिड के प्रेजेंस में इंडो टू एक्सो रेशियो इंक्रीज होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडो
विल बी मेजर प्रोडक्ट। ओके, याद रहेगा। तो इस हिसाब से, इस तरह से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन का जो आपको सही ऑप्शन फाइंड करना था या क्लिक करना था वो ऑप्शन सी था। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिया था और आपको एक्स और वाई आइडेंटिफाई करना था। तो ये हर समय याद रखिए, आपको अगर कोई एरोमेटिक कंपाउंड दिया है नाइट्रोजन कंटेनिंग और उसमें एमआई मिथाइल आयोडाइड दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या सोचना था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये सिंपली एम मिथाइल कार्बोकेटाइन जाकर पिरिडीन पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसका जो मेजर प्रोडक्ट था वो कुछ इस तरह का था। सॉरी, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर आपका आयोडीन माइनस। ठीक है, अगर आप सोडियम दूसरे पार्ट में सोडियम हाइड्राइड एम दिया था। सोडियम हाइड्राइड एक बेस है, तो ये क्या करेगा, पायरोल का प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर लेगा, फिर उसको यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा पिरिडीन रिंग पे, और यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूशन होगा पायरोल रिंग पे। तो यहाँ पर आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता वो कुछ इस तरह से बनता। तो ये बहुत ही मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। तो जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएजेंट का फंक्शन पता है वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते थे। तो इसका जो आंसर था वो कुछ इस तरह से था। तो इस हिसाब से जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था, सर यहाँ आई भी तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो आपका सोडियम हाइड्राइड हो जाएगा। ओके, ये नहीं होगा, ये आपका सही आंसर था। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन, मेरे हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था। यहाँ पर आपको सिस स्टिल्विन दिया हुआ था, और आपको अगर ये फोटो HNU रेडिएशन के प्रेजेंस में रखते हैं, तो ये एक फोटो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आपका डिसरोसेसिव इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन होता है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, साइक्लाइजेशन होता है इस तरह से, मतलब कि ये यहाँ जाता है, यहाँ जाता, यहाँ साइक्लाइजेशन होता है, और ये इस तरह का बनता। फिर आयोडीन डाला हुआ था। तो आपका जो दूसरा प्रोडक्ट ये क्या है, आयोडीन जब क्या करता है यहाँ पर, एरियल ऑक्सीडेशन की तरह एयर ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देता है। तो आपका सिंपली क्या होता कि एक डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन इस तरह से होता है कि वो सब पूरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाता, और आपका कुछ इस तरह का मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता। तो आपका एक्स ये था और वाई यहाँ पर ये बनेगा। तो इस हिसाब से जो आपका सही ऑप्शन था इस क्वेश्चन का, वो ऑप्शन ए था इसका करेक्ट आंसर। रिएक्शन दिया हुआ था और प्रोडक्ट का बोला था व्हाट इज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट के बारे में हिंट किया था कि उसने एक हिंट दिया था कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें जो 13C का कार्बन होगा उसके 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन्स होंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर याद है HNO होगा, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, नाइट्रोजन गैस का इजेक्शन होगा और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। अब ये कार्बो एनायन अगर यहाँ पर अटैक कर दे, ठीक है, ब्रिज हेड पे, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेन मॉलिक्यूल है, ये ओपन हो जाए तो ऐसा कुछ बनेगा। अब ये गौर कीजिए, ये जो प्रोडक्ट आपका जो ऑप्शन किया है कि 6 कार्बन पिक्स आएगा डिफरेंट NMR में, देखिए वो मैच करेगा कि नहीं। हाँ, तो देखिए ये और ये इक्विवेलेंट कार्बन है। ठीक है, और आपका ये और ये एक इक्विवेलेंट कार्बन है। फिर आपका ये एक इक्विवेलेंट एक अलग कार्बन है, ये आपका एक अलग कार्बन है, ये एक अलग कार्बन है, और ये एक अलग कार्बन है। तो देखिए आपका 6 डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बन बना ना। तो इसके हिसाब से आपका जो करेक्ट ऑप्शन था वो था ऑप्शन सी। देखिए, तो ये बहुत ही मतलब कि बोल सकते हैं क्लासिकल क्वेश्चन है जो गेट 2014 में देखा गया था। तो यहाँ पर आपको एक सेलेनियम बेस्ड कंपाउंड दिया हुआ था। तो याद रखिए, सेलेनियम को जब भी हम लोग H2O2 में रहते हैं तो वो यहाँ पर हाइड्रोक्सी ऑक्साइड्स का मतलब ये फॉर्मेशन होता है, दैट इज़ OOH माइनस का
पेरोक्सो एनायन का फॉर्मेशन, वो क्या करता है, सेलेनियम को ऑक्सीडाइज कर देता है सेलेनियम ऑक्साइड में। किस में ऑक्साइड कर सकता है, सेलेनो ऑक्साइड में ऑक्सीडाइज कर देता है, ये बनता है। और ये जो सेलेनियम ऑक्साइड है, ये जो नेगेटिव चार्ज ये बना, ये क्या करता है, सिन एलिमिनेशन, इस प्रोटॉन को एलिमिनेट कर देगा, मतलब क्या एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जो आपका मेजर प्रोडक्ट बनता वो बनता ऑप्शन सी। इट इज़ ऑल्सो अ क्लासिकल क्वेश्चन, ऑप्शन सी वॉज करेक्ट। तो ये एक रोड मैप क्वेश्चन था। तो एक्चुअली में आपको इथेनॉल नाइट्रो इथेन दिया हुआ था, उसमें बेस डाला हुआ था। नाइट्रो इथेन बेस क्या करेगा, पहले कार्बो एनायन का फॉर्मेशन करेगा और ये कार्बो एनायन एक कंजुगेटेड डबल बॉन्ड को अटैक करके कुछ इस तरह का इंटरमीडिएट बनाएगा, दैट इज एक्स। ठीक है। अब TiCl3 क्या करता है, TiCl3 एक बहुत अच्छा कैटलिस्ट है जो NO2 को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। उसके बाद आपको वाटर दिया हुआ था, तो वाटर क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस करेगा, तो ऑक्सीजन का हाइड्रोलिसिस से कीटोन का फॉर्मेशन होता है, तो ये वाई हुआ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको था मेरे हिसाब से जो बनेगा दैट इज मेरे हिसाब से जो लग रहा है वो है करेक्ट आंसर ए शुड बी द, नहीं ए भी नहीं, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 53, तो यहाँ पर आपको एक अमीनो एसिड दिया हुआ था, उसमें मैं मिथेनॉल दे रहे थे और एसिड। तो आपको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड अल्कोहल एसिडिक, मतलब कि H+ के प्रेजेंस में क्या करता है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन करता है। तो यहाँ पर पहला जो आपका कंपाउंड X बनता है वो ईस्टर बनता है, तो ये कुछ इस तरह से था। उसके बाद आपको CbZCl, तो CbZCl एक का फुल फॉर्म होता है कार्बोक्सी बेंजोइल क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट दिया होता है। तो एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में CbZCl का फंक्शन ही है, इट एक्ट एज ए प्रोटेक्टिंग ग्रुप, और ये किसको प्रोटेक्ट करता है, एमिनो ग्रुप को या एमीन को। तो ऑब्वियस है एमीन को ये प्रोटेक्ट करेगा, तो आपका जो वाई था वो कुछ इस तरह से बनता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है मेरी हिसाब से वो था ऑप्शन बी, नंबर 54। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर एक कंपाउंड दिया था, उसमें आपको यूवी एब्जॉर्प्शन या बोल सकते हैं एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ ऑफ कंजुगेटेड सिस्टम निकालना था। तो बेस वैल्यू आपका पता है, यहाँ पर आपको देख ही सकते हैं 2 एक्सोसाइक्लिक रिंग्स हैं, उसके लिए मैंने ऐड किया। कंजुगेटेड डबल बॉन्ड के लिए भी ऐड होगा, वो ऐड करना है। एल्काइल सब्स्टिट्यूएंट के लिए आपका यहाँ पर एक होगा, और आपका रिंग रेसिडुअल्स के लिए 4 × 5 होगा 20। तो टोटल आपका एडअप होता, तो इसका जो एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ फॉर कंप्लीट कंजुगेटेड सिस्टम आता वो आता 282 नैनोमीटर। तो इसका जो सही आंसर था वो था 282 नैनोमीटर। लास्ट क्वेश्चन, तो ये मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट है, ये मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले जो मास, पहले आपका एक फ्री रेडिकल जनरेट होगा, फिर ये एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट से आपका यहाँ से पार होगा। ठीक है। और आपका जो यहाँ पर एक रीअरेंजमेंट के बाद जो बेस पीक आएगा या बेस कंपाउंड आएगा वो कुछ इस तरह का दिखेगा, और जिसका M/E41 होगा वैल्यू, जो रीअरेंजमेंट करके इस तरह का कुछ दिखेगा। तो इसका जो बेस पीक का वैल्यू था, मास कंपेस मतलब कंपाउंड का जो मास स्पेक्ट्रम बेस पीक का आपको पीक मिलेगा वो M/E = 41। तो ये मैकलैफर्टी रीअरेंजमेंट बहुत कॉमन है, ये देखा गया है हर साल या एक साल को छोड़ के बाद इससे क्वेश्चन आपको गिरेगा ही गिरेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको आप याद करके या यूज़ करके फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। Thank you for listening. Please do subscribe, follow, like and share